हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और आज मैं फिर से आपके समक्ष पेश हूँ, लेकिन आज कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ, करंट अफेयर्स। अब मैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ चलाऊंगी जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगी। आज मैं जो लेके आई हूँ वो हमारा जो वित्तीय बजट था 2023-24 जो पेश किया गया 1 फरवरी को श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। तो उनसे संबंधित जो उन्होंने बजट पेश किया उसमें बहुत सारी नई नई अच्छी अच्छी योजनाएं आई और उनके शॉर्ट नेम दिए गए, खूबसूरत खूबसूरत से नेम दिए गए। उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं, कुछ प्रश्न मैं इसमें लाई हूँ और कुछ मैं अपनी अगली वीडियो में लाऊंगी। भले ही प्रश्न वो देखने में आपको छोटा लगे, लेकिन उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी उस उत्तर में मैं देने की कोशिश करूंगी। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपको अच्छी सी जानकारी मिलेगी, क्योंकि इन योजनाओं से संबंधित प्रश्न जरूर ही कंपटीशन में आएंगे। आप देख लीजिएगा। और तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये करंट अफेयर्स की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और वीडियो में कुछ नया करने की आप सोचें कि इसमें और होना चाहिए था ऐसा, तो प्लीज़ मैसेज अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मिष्टी क्या है। मिष्टी शब्द से जो आप वाकिफ़ ही होंगे, क्योंकि अक्सर जो फीमेल होती हैं, यानी कि जो बेटी या बहन आपके घर में होंगी, उन्हें किसी ना किसी का नाम या अड़ोस पड़ोस में कहीं मिष्टी मिल जाएगा। तो मिष्टी का अर्थ होता है मीठा, ये याद रखिएगा। मिष्टी का अर्थ होता है मीठा। लेकिन यहाँ पर जो योजना वित्तीय बजट में आई 2023-24 में, उसमें मिष्टी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। एक योजना जो मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है, या कोई मीठा पदार्थ, या गन्ने से संबंधित कोई योजना है, या किसी पक्षी का नाम है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर इसका यह है कि एक योजना जो मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे। एम फॉर मिष्टी, एम फॉर मैंग्रोव। आप ऐसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, एम फॉर मिष्टी और एम फॉर मैंग्रोव। अगर मिष्टी कहीं आती है, आप मैंग्रोव को देख लेना, तो आप समझ जाएंगे कि ये मैंग्रोव से संबंधित जो योजना है, आपका ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी आ सकती है कि मिष्टी की फुल फॉर्म क्या है। तो मिष्टी की फुल फॉर्म दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रही है। मिष्टी की फुल फॉर्म देखिए, ये है यहाँ पे, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंगेबल इनकम्स। ये इसकी फुल फॉर्म है, जो हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में पूछी जाए। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, MISHTI हो गया मिष्टी। पहले पहले अक्षर को लेकर ऐसे ही बनाई जाती है इसको। तो मैं आपको अब मैंग्रोव वनों से संबंधित थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ दोस्तों, जिससे आपको मैंग्रोव वनों से संबंधित अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। जो मैंग्रोव वन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो शोर लाइन से आप समझ गए होंगे, शोर लाइन का मतलब जो हमारा भारत है, इसका जो ये तटवर्ती एरिया है, ये जो है, इस एरिया में ये मैंग्रोव वन होते हैं, यानी कि समुद्र तट के किनारे किनारे ये मैंग्रोव वन होते हैं। और ये मैंग्रोव वन आपको दिख रहे होंगे, इनकी जड़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब इनकी जड़ें आपस में जुड़ी होती हैं तो ये नीचे ज़मीन को जग पकड़े रहते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे सुनामी वगैरह आने की बहुत आशंका रहती है और आती भी हैं। तो उन सुनामी से हमारा बचाव करते हैं, या उनके जो दुष्प्रभाव होते हैं, अगर कभी सुनामी आ भी जाए तो उसका कम से कम दुष्प्रभाव, उस दुष्प्रभाव को रोकने में सहायता करती है। उसके साथ साथ ये जो लवणीय जल है, इसके प्रति भी बहुत अच्छा वो इस असर रहता है। इसके साथ साथ ये है कि जो और हमारे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं, वो जितना कार्बन अवशोषित करते हैं उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि 4 गुना ज़्यादा ये मैंग्रोव वन कार्बन को अवशोषित करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, जिससे कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो स्वच्छ रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंग्रोव वन हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। इसीलिए इन वनों की रक्षा से संबंधित ये मिष्टी योजना चलाई गई है, जिससे कि हम इनकी रक्षा कर सकें। क्योंकि हमारे पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% एरिया को कवर करते हैं, जिसको हम अगर अंकों में देखें तो 4975 वर्ग किलोमीटर एरिया को ये कवर करते हैं। और अकेले ही पश्चिमी बंगाल जो है वो 42.45%
उसके यहाँ मैंग्रोव वन है, यानी कि 42 लगभग आधे पश्चिमी बंगाल में मैंग्रोव वन है। तो मैंग्रोव वन हमारे लिए कितने अच्छे हैं, इसीलिए उनकी रक्षा के लिए मिष्टी योजना चलाई गई है, यानी कि मीठी सी योजना। इस पश्चिमी बंगाल में मिष्टी का मतलब होता है मीठा, मीठी सी योजना जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो आपको मैंग्रोव से संबंधित और निश्चित ही जो भी जानकारी है और इसकी ये जो पूरी फुल फॉर्म है ये आपको मिल गई होगी, और कोशिश मैंने की है कि मैंग्रोव से संबंधित आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2023 में सप्तऋषि क्या हैं? सप्तऋषि आपने सुने होंगे, आकाश में आपने देखोगे ऐसे करके 7 तारे जो हैं इस सीक्वेंस में रहते हैं, इन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं इस तरह से। तो उसी को लेकर या मन में भाव रहकर कोई सप्तऋषि कुछ ऐसा है क्या है, तो इससे संबंधित कोई योजना है तो वो उस योजना के बारे में आपको बतानी है कि ये 7 ऋषियों का समूह है या 7 प्राथमिकताएं हैं या 7 योजनाएं हैं या 7 लोग हैं। तो इसका आंसर ये है, आपको दिख भी रहा है, इसका आंसर ये है 7 प्राथमिकताएं, ये दिख रहा है। तो यही यहाँ पे है, ये 7 प्राथमिकताएं हैं जो केंद्रीय बजट में ली गई हैं कि सबसे पहले हम इन पर काम करेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं आपको ये बता दूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग समावेशी विकास की। समावेशी विकास का मतलब है कि सबका विकास, सबका विकास, हर व्यक्ति का विकास जब होगा तभी हमारा देश जो है वो विकसित होगा। दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना। कोई भी अगर योजना है उस योजना को अंतिम व्यक्ति तक वो पहुँचे, उसका लाभ उसको मिले, तो ये है अंतिम छोर तक पहुँच। दूसरा है युवा शक्ति। युवा शक्ति ही जब आगे बढ़ेगी, उसकी शक्तियों को हम पहचानेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। चौथा है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र का मतलब कि हमारे जो आर्थिक क्षेत्र हैं, जो वित्त से संबंधित हैं, उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना है कि कैसे लाभ होगा। 5वां है हरित विकास। हरित विकास का मतलब कि हम जो हमारे कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, जिससे और जो भी चारों ओर वातावरण है उसको स्वच्छ बनाने के लिए हम अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जैसे अभी मैंग्रोव वाला आपको बताया, तो ऐसे है, इस तरह से है। इसके बाद है क्षमता का उभारना। क्षमता का उभारना का मतलब अगर हमारे अंदर कोई अच्छी कार्य करने की क्षमता है या हम क्षमतावान हैं, कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो उसको उभार कर आगे लाना। उसके लिए ऐसी योजनाएं सरकार बनाएगी जिससे कि हमारी जो क्षमताएं हैं वो उभर कर सामने आएँ। फिर है अवसंरचना एवं निवेश। निवेश करना, कहीं भी पैसा लगाना अच्छे से, फिर उसका फ़ायदा होना, उसके साथ साथ इंडस्ट्री से संबंधित। तो ये 7 जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही इन्हीं को इन्होंने सप्तऋषि कहा। और इसके साथ साथ एक और बता दूं कि ये जो अमृत काल है, अमृत काल की बात कही है, तो ये जो वित्तीय बजट जब हमारी वित्त मंत्री जी ने पेश किया तो उन्होंने इसको अमृत काल का एक बहुत अच्छी समय बताया है, बहुत अमृत काल का बजट बताया इसको, क्योंकि अमृत काल किसे कहा है? इस समय अमृत योजना चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो 75 वर्ष हो गए ना हमारी स्वतंत्रता को, उससे संबंधित ये अमृत योजना इस समय चल रही है, अमृत काल चल रहा है इस समय, तो ये कहा गया है। तो ये सप्तऋषि आपको समझ में आ गया होगा, निश्चित ही आपको समझ में अच्छे से आया होगा दोस्तों। अब अगली योजना आ गई यहाँ पे, आप देख लीजिए, जो प्रश्न के रूप में है, जो है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना ये क्या है? इससे संबंधित 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ये व्यायाम है, कृषि में रासायनिक खाद से संबंधित है, कृषि में पैदावार बढ़ाने हेतु है, या स्वास्थ्य से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर है कृषि में रासायनिक खाद से संबंधित। यानी कि यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कृषि में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना है, इसकी जगह आपको अपना कोई और अल्टरनेट ढूंढना है या कोई दूसरी चीज़ जिससे कि आप ये रासायनिक खाद को हटा सकें। उसकी जगह आप जैसे देसी खाद लगाएं या और तरीके अपनाएं जिससे आपकी पैदावार भी अच्छी हो खेतों में और लोगों के स्वास्थ्य पर नुकसान ना हो, धरती को नुकसान ना हो, उससे संबंधित है, क्योंकि रासायनिक खाद से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे संबंधित इस योजना को बनाया गया है। और इसमें आप देखिए, ये जो पीएम प्रणाम है ना, प्रणाम इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे ये देखिए PRANAM है।
तो PR का मतलब है प्रमोशन, A फॉर अल्टरनेट, N फॉर न्यूट्रिएंट, A फॉर एग्रीकल्चर, M फॉर मैनेजमेंट। तो ये जो प्रनाम लिखा है, इस प्रनाम को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो इसकी पूरी यहाँ पर ये डेफिनेशन निकल कर आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगी। ये यहाँ पे ये इसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है। प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये आपकी पूरी एक योजना है, ठीक है। इससे इसको याद रखिएगा और याद रखिएगा रासायनिक खाद से संबंधित है। और जब आप प्रणाम लिखेंगे तो इसमें अल्टरनेट न्यूट्रिएंट लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई अल्टरनेट न्यूट्रिएंट का मतलब खाद से संबंधित है। इसको आप ऐसे करके याद रखिएगा इस योजना को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित हो जाएगी। तो पर्यावरण से संबंधित इस समय प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो आपको पता भी होगा। केंद्रीय बजट 2023 किसने प्रस्तुत किया है? बहुत देर से आपको बता भी रही हूँ नाम में, तो इसका जो ऑप्शन है वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और इन्होंने 1 फरवरी को पेश किया। ये 2023 जो केंद्रीय बजट था, 5वां बजट था जो इन्होंने पेश किया। और मैं इनके बारे में जानकारी दे दूं, निर्मला सीतारमण जी 2017 से लेकर 2019 तक हमारे देश की रक्षा मंत्री रही थी। उसके बाद अब ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, पूर्णकालिक वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री, पहली वित्त मंत्री। याद रखिएगा, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। लेकिन अगर ये कोई कहे कि पहली वित्त मंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए देश की वित्त मंत्री भी रही थी। ये आपको याद रखिए। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि पहली वित्त मंत्री, तो इंदिरा गांधी जी। लेकिन पूर्णकालिक वित्त मंत्री और महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण जी। महिला के संबंध में बोल रही हूँ मैं आपसे कि अगर कोई महिला वित्त मंत्री से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आपको ये बता देना। और यही हमारी वित्त मंत्री ऐसी हैं जिन्होंने जो अपना बजट भाषण है वो सबसे लंबे टाइम तक दिया, 2 घंटे से ज़्यादा समय तक दिया, वो पिछले वर्ष दिया था। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कि सबसे लंबा भाषण बजट भाषण देने वाली वो जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो कौन है? तो भी आप इन्हीं का नाम याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी का। तो दोस्तों फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बजट 2023 यहाँ पे कर लीजिएगा में देश के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? तो आपको बताना है यहाँ पे 155, 157, 158 और 175। इनमें से आंसर आप बताइए कौन सा है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ, 157। 157 याद रखिएगा। 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे जगह जगह पे। और ये इसलिए खोले जा रहे हैं कि जैसे कोविड महामारी आई थी उस समय हॉस्पिटल्स की हमें कितनी ज़रूरत हो गई थी, इसलिए हमारे नर्सिंग स्टाफ को ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है और अधिक से अधिक नर्सिंग स्टाफ हो हमारे यहाँ। तो इसलिए ये 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और जिससे कि अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोगों को मिल सकें। इसके अलावा एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। PM विकास क्या है? PM विकास क्या है? विकास नाम तो आपने सुना होगा, अक्सर बॉयज़ का नाम रहता है। अब इसके ऑप्शन है, योजना, कोई योजना है जो परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है, गांव की योजना है कोई, युवाओं से संबंधित है, या घरेलू गैस से संबंधित। तो इसका उत्तर जो है वो यही है, योजना है एक परंपरागत शिल्पकारों और कारीगरों से संबंधित। ये है कि कुछ कारीगर और शिल्पकार बहुत अच्छे अपने काम करते हैं, अपने अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर बन के रहते हैं, उस चीज़ को बढ़ावा देना, इसके लिए बनाई गई है योजना PM विकास योजना। और विकास की भी फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि विकास की भी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए, ये विकास की फुल फॉर्म देखिए, PM तो ये पूरा PM हो गया। विकास में विकास, वी जो है विश्वकर्मा है, का जो है कौशल है, साफ और सम्मान है। तो PM विकास की फुल फॉर्म ये है, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये याद रखिएगा। उसी को शॉर्ट में PM विकास कहा गया है। PM विकास क्या है? इसमें यह सदियों से परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों में विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए अपने हाथों से वो काम करते हैं और भारत को काफ़ी गौरवान्वित भी किया है जगह जगह। आमतौर पे हम उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं। इनकी विशिष्ट कलाएं मतलब स्पेशल चीज़ें ही बनाते हैं जो हम लोग नॉर्मली नहीं बना सकते, तैयार की जाती है।
इससे आत्मनिर्भर भारत की जो सच्ची भावना है वो उभर कर सामने आती है। इससे पता चलता है कि हमारे देश के लोग अपने आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं और ख़ुद में आत्मनिर्भर होते हैं। उस चीज़ को बढ़ावा देना जिससे कि और लोगों को भी रोज़गार मिल सके, उस चीज़ को उनके प्रोत्साहन देना। कहा ना युवा शक्ति वाला, युवा शक्ति को बढ़ाना। फिर उसके बाद वो है कि जो हमारे अंदर कौशल है उसको आगे बढ़ाना। ये सब हमारी जो सप्तऋषि में योजनाएं हैं, सप्तऋषि है जो प्राथमिकताएं, उससे संबंधित भी है ये, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे संबंधित है, मिलेट यानी कि मोटे अनाज से संबंधित कौन सी योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में बताई गई? श्री अन्न योजना है, अन्न श्री योजना है, अनाज योजना है या कृषि योजना है? तो इसका उत्तर है श्री अन्न योजना। अब इससे याद रखिए, अन्न श्री योजना नहीं, श्री अन्न योजना। कोई चीज़ जो सम्माननीय होती है उसके आगे हम श्री लगाते हैं, तो ये वही है श्री अन्न योजना। तो श्री अन्न योजना ऐसे यहाँ पे याद रखेंगे। और इसमें क्या है, मोटे अनाज से संबंधित है, यानी कि ये जो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये ऐसे अनाज हैं, इनको हम अधिक से अधिक इनकी पैदावार करें और इनको हम अधिक से अधिक खाएं, कंज्यूम करें, यूज़ करें, जिससे कि इनकी अच्छे से बिक्री हो, हमारे किसानों को फ़ायदा हो। ऐसा नहीं वो मोटा अनाज उगा रहे हैं उनके घर में पड़ा है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उत्पादन इस टाइप के अनाज का करते हैं और निर्यात में हमारा दूसरा नंबर है। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखिए ये लिखा है कि यहाँ पे क्या है, ये बहुत मिलेट जो है लोकप्रिय बनाने के लिए ये योजना लाई गई है श्री अन्न, जिससे कि किसानों का कल्याण हो सके। हम सबसे बड़े उत्पादक हैं, दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। लिखा है इसमें बहुत सारे अनाज हैं, ये बाजरा, कुट्टू, रामदाना, ज्वार, रागी, ये सब चीना, ये सब हैं। तो ये सब आते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो ये हमारे देश में भी बिकेंगे और हम बाहर भी निर्यात अच्छे से करेंगे, तो हम जो दूसरी पोजीशन है वो हमारी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। उसके साथ साथ ये जो मोटा अनाज है ना, वो गुजरात में होता है, राजस्थान में होता है और मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटका में होता है, यहाँ बहुत होता है। तो इसकी जब बिक्री बढ़ेगी तो हम अच्छे निर्यातक भी बनेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पहले लोग मोटा अनाज खाते थे तो स्वस्थ रहते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम दूसरा अनाज खाने लगे, फिर मैदे पे आ गए कहीं किसी पे, तो हम बीमारियां बढ़ी। जब हम मोटा अनाज खाएंगे तो फ़ायदा होगा। तो इसीलिए इसको हम कैसे हम स्वस्थ रहें, हमारे किसानों को कैसे फ़ायदा हो, इन सब का महत्व देते हुए ये सारी योजनाएं ज़्यादातर चलाई गई हैं और निश्चित ही आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई आपकी सजेशन हो तो बताइएगा मैसेज के थ्रू, अवश्य मैं उसमें सुधार करूँगी। मिलती हूँ आपसे इसी से संबंधित अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।